हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। फंक्शंस बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इस फंक्शन को हम कुछ इनपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ ये फंक्शन हमें कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। बेसिकली जिस भी प्रोग्रामिंग में टेक्निक में हम फंक्शंस का यूज करते हैं उसको कहा जाता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, फंक्शंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये फंक्शंस एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं और फंक्शंस की कोडिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, ठीक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या कोई लेंदी प्रॉब्लम है तो उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स फंक्शंस या मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, उसी को कहा जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के बहुत सारे अपने आप में एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हम छोटे छोटे पार्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इन छोटे पार्ट्स में एरर को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है, इसलिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करके जो भी प्रोग्राम्स बने होते हैं उसमें डिबगिंग बहुत इजी हो जाती है। ऐसे प्रोग्राम्स का अपडेशन या मॉडिफिकेशन भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग पार्ट्स में मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं और वो दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से हम पैरेलल में भी वर्क कर सकते हैं, मतलब कि अगर एक ही प्रोग्राम पे एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं तो हम उनको अलग अलग मॉड्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो वो इंडिविजुअली बना सकते हैं और बाद में हम उन सबको असेंबल कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा एडवांटेज जो फंक्शंस का होता है वो है रीयूजेबिलिटी, मतलब हम एक बार उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका कोड लिखेंगे और उसको हम अगेन एंड अगेन अलग अलग प्रोग्राम्स में आराम से यूज कर सकते हैं। सो रीयूजेबिलिटी फीचर हमें मिल जाता है फंक्शंस की हेल्प से। नाउ विल सी कि सी प्लस प्लस में दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, इसका लॉजिक हमें लिखना है, इसको कोड हमें करना है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगता है क्योंकि इसको पूरा हमें ही डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फंक्शन तैयार कर सकते हैं, ठीक। जबकि प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं और वो हमें हेडर फाइल्स में, या जिसको कि हम लाइब्रेरीज भी कहते हैं प्रोग्राम की, तो हम हेडर फाइल्स में उनको रखते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है वहाँ पर और इनको हमें सिर्फ अपने फंक्शंस में कॉल करना है और उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे पावर फंक्शन होता है मैथ का, जो कि किसी नंबर का पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि str cat हो गया जो दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए होता है और ये हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल में मिलता है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें डिफाइन नहीं करने पड़ते, उनका लॉजिक हमें नहीं लिखना पड़ता, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कोई भी फंक्शन हम लिखेंगे, जब भी आप मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाएंगे तो तीन कंपोनेंट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो फंक्शन का प्रोटोटाइप या जिसको कि हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑल्सो, तो डिक्लेरेशन होता है। दूसरा है फंक्शन की डेफिनेशन जहां पर हम एक्चुअल फंक्शन को लिखेंगे, कोड करेंगे। और तीसरा है फंक्शन कॉल, जहां पर की कॉलिंग प्रोग्राम फंक्शन जहां पे हमें यूज करना होगा, उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है, एक रिटर्न टाइप, एक है इसका फंक्शन नेम और एक तीसरा है पैरामीटर लिस्ट। तो हर प्रोटोटाइप में ये तीन चीजें होंगी। फंक्शन नेम, बेसिकली फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो एक टेम्पलेट की तरह होता है, मतलब इस लाइन को जब आप लिखेंगे तो कोई भी मेमोरी रिजर्व नहीं होगी, कोई भी स्टेटमेंट एज सच एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कंपाइलर को, जो कि कंपाइलर को ये बताती है कि हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा, ठीक है। हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला भी है या नहीं, अगर कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो हमें वॉइड मेंशन करना पड़ेगा। अगर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है तो हमारा फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन हम देंगे। और तीसरी इंफॉर्मेशन हम देंगे पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट से कंपाइलर को तीन चीजों का पता चलता है, एक तो कि हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, मतलब कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं और उनका ऑर्डर क्या है,
मतलब कि पहला पैरामीटर कौन सा है, दूसरा पैरामीटर कौन सा है, और तीसरा हमें पता चलता है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स कि जैसे हम बोल सकते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हमने लिखा इंट सम और यहाँ पर हमने लिख दिया फ्लोट इंट एंड फ्लोट सपोज। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने एक प्रोटोटाइप बनाया तो इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि फंक्शन का नाम क्या है, सम। फिर इससे ये भी पता चलेगा कि 3 पैरामीटर्स है, नंबर कितना है, 3। ऑर्डर क्या है कि पहला फ्लोट है, दूसरा इंटीजर है और तीसरा फिर से फ्लोट है। अंडरस्टैंड, ये हमें ऑर्डर पता चल गया। डेटा टाइप कि 2 फ्लोट है और एक हमारा इंटीजर है। तो इस तरीके से हमें ये डेटा टाइप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिली कि हमारा सम फंक्शन जो है वो 1 वैल्यू रिटर्न करने वाला है और वो वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो इस तरह से फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। देन वी विल सी द फंक्शन डेफिनेशन। अगर आप इसको गौर से देखिए तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं फंक्शन का हेडर, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फंक्शन प्रोटोटाइप होता है, सिर्फ यहाँ पर सेमी कॉलन मिसिंग है। तो इस तरीके से फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन का जो हेडर है वो एग्जैक्टली मैच होना ही चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उसको मैच करता है क्योंकि वो देखता है कि हाँ अगर आपने जो भी नाम मेंशन किया है वो एज इट इज है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखता है कि रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट भी मैच होनी चाहिए। ठीक, और बाकी जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको दिख रहा है इसको फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। इस फंक्शन की बॉडी में आप लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स आपको उस फंक्शन में जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। वैलिड C++ स्टेटमेंट्स आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इवन एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो एनी C++ वैलिड स्टेटमेंट यू कैन राइट हियर। ठीक, लास्ट में अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ठीक, जहां से हम कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। और देन द फंक्शन कॉल। जब हमारा फंक्शन डेफिनेशन तैयार हो जाएगा तो अब हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल करना बहुत ही सिंपल है, हम सिर्फ नाम लिखेंगे और पैरामीटर लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि जो भी हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, जैसे 10, 6, 5, इस तरीके से हम सिंपली वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पैरामीटर लिस्ट है जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में रखी हुई है इसको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और जो हमने कॉल में देखा है यहाँ पर, तो कॉल में जो है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये कई बार होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। तो बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स में हम इस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, लाइक इंट एक्स, इंट वाई, इस तरीके से हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो इसको हम फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। ये बेसिकली एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल की तरह काम करेंगे, वेरिएबल्स होंगे जो कि वैल्यू हमने सप्लाई करी है फंक्शन को उसको ये रिसीव करेंगे और स्टोर करेंगे, इसलिए इनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। जबकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स में हम एक्चुअल वैल्यूज जैसे 10, 6, 5 ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिनको जो एक्चुअल डेटा वैल्यूज होंगी। ठीक, तो ये हो गई फंक्शन कॉल। नाउ वील सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है इन सम, ये प्रोटोटाइप है तो इससे हमें पता चल रहा है फंक्शन का नाम सम है। वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं और दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। फिर अब हम आगे आते हैं मेन फंक्शन में, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जैसे ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आएगा इंट ए बी सी, तो ए के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, बी के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी और सी के लिए भी मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। फिर हमने यूजर से बोला एंटर 2 नंबर्स, यूजर एंटर करेगा नंबर, सपोज उसने एंटर किया 10, यहाँ पर एंटर कर दिया 28। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हो गई 10 एंड 28, ये भी हो गया। उसके बाद हमारी आती है फंक्शन कॉल। हमें पता है जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो पहले जो है उसका राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी। तो ये फंक्शन कॉल कैसी बन जाएगी, हम इसको एक्चुअल वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, तो ए की एक्चुअल वैल्यू 10 है, बी की एक्चुअल वैल्यू 28 है, तो ये इस तरीके की फंक्शन कॉल बन जाएगी। जैसे ही फंक्शन कॉल आती है वैसे ही जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाता है फंक्शन की डेफिनेशन पे, तो सीधे बाकी के स्टेटमेंट्स को छोड़ के सीधे जंप मारेगा और जंप मार के फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाएगा। डेफिनेशन की पे जंप मारने के साथ साथ में ये 2 वैल्यूज भी लेकर आ रहा है, एक 10 और एक 28। तो 10 वाली वैल्यू को ये किस में डाल देगा, x में डाल देगा, और 28 वाली वैल्यू को किस में डाल देगा, दूसरे वाले पैरामीटर में, मतलब कि y में। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन में आएंगे तो यहाँ पर x डिक्लेयर हो जाएगा, बिल्कुल लोकल वेरिएबल की तरह ये काम करेगा, और क्योंकि इसमें वैल्यू भी सप्लाई हो गई तो ये इनिशियलाइज हो जाएगी इसकी वैल्यू 10 और
28, इतना काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने z किया है तो z भी एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल आप सुन रहे हैं बार बार, लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब तक ये फंक्शन चल रहा है तब तक ही इनका एग्जिस्टेंस है और इस फंक्शन के बाहर इनका कोई स्कोप नहीं है। इस फंक्शन के बाहर आप x, y और z को नहीं देख सकते और ना ही उनकी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। इनका स्कोप केवल इस फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर यहाँ पर हमने ऐड करा है x प्लस वाई, तो ये ऐड होके 38 हो जाएगा z की वैल्यू। फिर हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हमने क्या करा है, रिटर्न 38, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 38। अब ये वाली जो 38 वैल्यू है वहीं जाएगी जहां से फंक्शन कॉल आया था। ये क्या आ जाएगा, 38, और इसके साथ ही जो है ये वैल्यू किसमें सप्लाई हो जाएगी, सी में सप्लाई हो जाएगी और आपको आउटपुट दिख जाएगा द सम इज सी, दैट इज सम इज 38। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। ठीक, नाउ विल सी अ कोडिंग एग्जांपल। तो चलिए अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन करना होगा उसको यूज़ करने के पहले, जिसको कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो फंक्शन ये सबसे पहले हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप मेंशन करा, फिर हम एक फंक्शन का नाम रखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर सिंपल नाम रख दिया है क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल, इसमें हम लेंगे और तीनों इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर हम प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट इनको इनपुट करवा लेंगे यूज़र से। ठीक है, और एक वेरिएबल और मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और इस वेरिएबल का काम क्या होगा, इसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भाई एंटर द प्रिंसिपल, एंटर द रेट और एंटर द टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैं यहीं पर दे देती हूँ रेट एंड टाइम। ठीक है, आप अलग अलग इसके सी आउट और सी इन स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर ले रही हूँ पी, फिर उसके बाद में हम ले लेंगे आर और उसके बाद हम ले लेंगे टी। तो जो भी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे वो इन 3 वेरिएबल्स में चली जाएगी, पी, आर और टी में। यहाँ पर अब हम फंक्शन को सीधे कॉल कर लेंगे, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर कॉल, और यहाँ पर हमें वैल्यूज एक्चुअल पैरामीटर सप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर पी, आर और टी मेंशन करेंगे, तो जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट करी होगी उसकी एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पर चली जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी फंक्शन कॉल, और क्योंकि हम यहाँ पर एस में ही रिजल्ट ले रहे हैं तो हमें यहीं पर इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, द सिंपल और इस तरह से यहाँ पर हम वेरिएबल मेंशन कर देते हैं एस, तो यहाँ पर एस की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए हमें बिल्कुल यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसा हमने प्रोटोटाइप लिया था वैसा ही एग्जैक्टली हमारा हेडर भी बनेगा, और यहाँ पर हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 फॉर्मल पैरामीटर्स मेंशन हो गए। यहाँ पर क्या होगा, जो x होगा वो p की वैल्यू रिसीव करेगा, p से जो फर्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी वो रिसीव करेगा, y जो है वो दूसरी वैल्यू रिसीव करेगा और z जो है वो t की वैल्यू को रिसीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी, और फिर हम एक यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा x इंटू वाई इंटू, और ये हो जाएगा z डिवाइडेड बाय 100, और ये इस तरह से आ जाएगा। और क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीजर रिटर्न करना है तो यहाँ पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न आई। ठीक, दैट्स ऑल। ये इस तरीके से हमारा फंक्शन रेडी हो गया। तो चलिए हम इसको फटाफट से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यस, तो नाउ इट इज आस्किंग फॉर द प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो 1 बाय 1 हम एंटर करते जाते हैं। तो सपोज मैंने एंटर करा 40,000 हमारा प्रिंसिपल है, फिर रेट मैंने मेंशन कर दिया सपोज 6%,
और टाइम मैंने मेंशन कर दिया 2 इयर्स। तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 4800। इस तरीके से हम सिंपली फंक्शंस को बना सकते हैं। अब सपोज आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं कि जो कुछ भी रिटर्न ना करे, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा वॉइड, यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वॉइड, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसकी कॉल इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर आपको एस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी हटाना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी चीज़, क्योंकि अब यहाँ पर एस नहीं है तो हम इसको यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपको सी आउट स्टेटमेंट हटाना पड़ेगा और आपको जो भी रिजल्ट डिस्प्ले करना है वो आपको फंक्शन के द्वारा ही डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। तो लेट्स सी, फिर से हम यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे 30,000 मैंने दिया, फिर उसके बाद में मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 7% दिस टाइम, एंड टाइम सपोज दे दिया 3 इयर्स, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज 6,300। सो इन दिस वे हम जो है अलग अलग टाइप के फंक्शंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और मेरे नए नए वीडियोस आप देख सकें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।